Hello class 12th, let's begin with today's topic, that is laws of motion. Okay, so till now we have discussed a few things about like inertia, ठीक है, गैलीलियो के एफर्ट्स, एरिस्टोटल के एफर्ट्स. सो लास्टली हमें न्यूटन ने इन सबको कंपाइल कर करके प्रॉपर लॉज दिए टू स्टडी अ काइंड ऑफ मोशन. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Okay, Newton's first law of motion is nothing but the law of inertia only, which says that every body continues in its state of rest or uniform motion. Word याद रखना, uniform motion. मोशन मत लिखना सिर्फ, you would have to write uniform motion in a straight line. straight line क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन भी खुद से चेंज नहीं कर सकता unless it is compelled by some external force to change the state. ओके, सो इसके अंदर इसने तीन बातें की. एक बात की इसने रेस्ट के ऊपर, ठीक है, अगली बात करी इसने यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर, और अगली बात की इसने स्ट्रेट लाइन, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के ऊपर. सो इन टोटल इसने एक क्लॉक के अंदर तीन बातें कही है हमें कि अगर एक बंदा या एक ऑब्जेक्ट बैठा है रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा until unless an external force acts on it. लाइक आपके घर में अगर कोई चेयर या सोफा पड़ा है तो वो सोफा पड़ा ही रहता है जब तक आप उसको धक्का ना लगाओ. ठीक, इन द सेम वे अगर कोई चीज बिना फ्रिक्शन वाली जगह पर पड़ी है, ठीक है, आपने उसको हल्का धक्का दिया, एक बार चला करके छोड़ दिया, यूनिफॉर्म मोशन में छोड़ दिया, तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी until unless some external force is going to act on it. इन द सेम वे अगर एक चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी until and unless you are not going to apply some external force on it. ओके, सो अब इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसके ऊपर कई सारे फिनोमिना है जो हम आसपास में देख पाते हैं. जो सबसे कॉमन फिनोमिना है जो मैंने आपको पहले बताया, दैट वाज बस के अंदर बैठ करके जब वो एकदम से ब्रेक लगता है, सडन ब्रेक लगता है, सडनली वो स्टार्ट होती है. इन द सेम वे दूसरी चीज है हॉर्स के ऊपर. अगर आपने कोई हॉर्स राइडिंग अगर जो करता है हमारे पास में कोई हो, ठीक, तो उसको पता होगा जब हॉर्स एकदम से आगे चलता है तो आप पीछे की साइड में जर्क एक्सपीरियंस करते हो. क्यों? क्योंकि आपका नीचे लैग हॉर्स के नीचे वाला पोर्शन जो है वो हॉर्स के साथ में इंटैक्टली पैक्ड है. तो जैसे ही हॉर्स मोशन में आता है आपका लोअर बॉडी मोशन में आता है, जबकि अपर बॉडी किस में रहना चाहता है? रेस्ट में, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया. ठीक, तो इनर्शिया की वजह से वो बैठा रहना चाहता है लेकिन आपका लोअर पार्ट आगे भागना चाहता है. ठीक, तो ड्यू टू दिस थिंग वहां पे आपको क्या फील होता है? बैकवर्ड जर्क फील होता है. इन द सेम वे जब अगर हॉर्स एकदम से रुक जाता है तो आप आगे की तरफ हो जाते हो. आगे की तरफ क्यों हो जाते हो? अगेन आपका जो लोअर पार्ट है वो रुक गया है अलॉन्ग विद द हॉर्स, बट आपका अपर बॉडी है वो अभी भी आगे चलना चाहता है. तो अगेन आपके अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट. लोअर बॉडी है वो हॉर्स के साथ मोशन कर रहा है, जबकि अपर बॉडी है वो अपना इनर्शिया मेंटेन कर रहा है. ठीक, तो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहले वाला, एंड सेकंड पोर्शन जब वो हॉर्स चल रहा था दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक, इनको समझने के लिए एक और चीज है, दैट इज अगर आपने कभी वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में अगर आपने रैबिट और डॉग का अगर चेज देखा होगा, तो जब रैबिट चलता है ना तो रैबिट कभी स्ट्रेट नहीं भागता. ठीक है, अगर यहाँ पे डॉग है और यहां रैबिट है, ठीक है, तो जहां रैबिट और ये डॉग कभी भी सीधे सीधे नहीं चलेंगे. ठीक, रैबिट जो होगा हमेशा जिगजैग मोशन चलेगा, कभी यहां चलेगा, फिर यहां चलेगा, फिर यहां चलेगा, फिर यहां चलेगा. ठीक, रैबिट ऐसा जंप क्यों कर रहा है? ठीक है, रैबिट ऐसा जंप क्यों कर रहा है? जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट डॉग, क्योंकि डॉग जो है इसका मास बहुत ही ज्यादा है. मास ऑफ डॉग इज वेरी मच ग्रेटर देन द मास ऑफ रैबिट. तो इनर्शिया किसका ज्यादा हुआ? बट नेचुरली डॉग का इनर्शिया ज्यादा हुआ. तो जब डॉग इस तरह से इसको चेस कर रहा है तो डॉग को अपनी डायरेक्शन चेंज करने में ज्यादा फोर्स लगेगा, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ रैबिट. तो रैबिट इस केस के अंदर क्या करता है? अपने छोटे होने का फायदा उठाता है, वो इधर उधर जंप करता हुआ चलता है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हुआ चलता है. लेकिन जो पीछे डॉग भाग रहा है, ठीक है, वो इस काम को करने में क्या है? असमर्थ है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो वो एकदम से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता. तो यहां पे हम देख पाते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जो डॉग है वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है, उसको अपनी डायरेक्शन को चेंज करने में ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया. ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं कि दिवाली के टाइम पे जब अपने घर वाले क्या करते हैं, डस्टिंग करने पे आते हैं तो कारपेट को एक स्टिक से मारते हैं, या कुशन्स जो लगे होते हैं उसको स्टिक से क्या करते हैं? बीट करते हैं, सो दैट उसके अंदर से डस्ट झड़ जाए. तो ये भी एग्जांपल किसका है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का. अल्टीमेटली आप लोग करते क्या हो, जो आपका कुशन है उसमें डस्ट के पार्टिकल सस्पेंडेड है. ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक अपन एडहेसिव लगा करके चिपकाया नहीं है उनको. ठीक है ना, दैट्स जस्ट लाइक कुशन और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड है. वंस यू स्टार्ट बीटिंग इट तो जो आपका कुशन है वो आ जाता है मोशन के अंदर, जबकि जो डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर सस्पेंडेड है, ठीक,
वो रह जाते हैं रेस्ट में। तो जैसे ही आपने इसको मारा, कुशन गया पीछे, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो अपनी जगह को, अपने इनर्शिया को मेंटेन कर रहे हैं, और फिर वो देखते हैं ओह नीचे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, जहां पे हम सस्पेंडेड थे वो चीज तो पीछे जा चुकी है। तो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, हवा में हो जाते हैं सीधा नीचे, ठीक। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ फिनोमिनन, ठीक। इन द सेम वे जब आप लोगों ने देखा होगा फ्रूट्स जब लग जाते हैं, जैसे आम का पेड़ हुआ, ठीक है, या फिर आप बोलो बेरीज जो होती हैं लाइक बोर वगैरह, ठीक, इनका अगर आप लोग देखोगे पेड़ जो होता है, इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, पेड़ को जाके ऐसा हिलाते हो, ठीक। तो जो उसकी सूखी पत्तियां होती है, ठीक है, और जो फ्रूट्स होते हैं, जो राइपन फ्रूट्स होते हैं, वो नीचे गिरने लग जाते हैं। व्हाई इट हैपेंस, क्योंकि जो आपके जो राइपन फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, या फिर जो आपके बेरीज लगी हुई हैं, ठीक है, जो आपके ड्राइड लीव्स हैं, उनका जो आपके पेड़ के साथ में जो कांटेक्ट है वो इतना ज्यादा टाइट नहीं रहता, वो सिर्फ उस पर सस्पेंडेड होती है। अगेन वर्ड याद रखना, सस्पेंडेड होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ ने अपना उससे नाता तोड़ दिया है, ठीक है, उसका काम, पेड़ का काम हो गया, नाउ जस्ट वो लटके हुए हैं, ठीक। अगर आप उसको नहीं हिलाओगे तो 2-1 दिन के अंदर क्या होगा, वो अपने आप वहां से नीचे गिर जाएगा ड्यू टू इट्स वेट, ठीक। लेकिन आप क्या करते हो, उसको शेक करते हो। जब आप शेक करते हो तो जो आपका पेड़ है दैट कम्स इन मोशन, whereas the tendency of that fruit or that ripened leaf is to stay at its own position to maintain its inertia of rest, ठीक। तो ड्यू टू दैट inertia of rest वो कहां जाता है, सीधा नीचे। सो कीप दिस इन योर माइंड, डन। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग अपने आप इसको एक्सप्लोर थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 3 थिंग्स, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction, ठीक। चलिए लेट्स गेट ऑन द नेक्स्ट पार्ट, that is second law of motion, the very important, most important part of this session, that is Newton's law of motion। जो आपका second law of motion है उसका हमें क्लू कैसे मिला, यहां पे भी न्यूटन ने काम किया, ठीक है ना। गैलीलियो अपना कहां तक पहुंचा था, इनर्शिया तक पहुंचा था, न्यूटन इस चीज से पहुंचा। इस बंदे ने क्या किया, इसने थोड़ा दिमाग लगाया, इसने लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक लिया थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट, लेट द मास ऑफ दिस बी 10 kg, whereas the mass of this object be 5 kgs, ठीक है। He applied same force, ठीक है, इस पे भी सेम फोर्स लगाया, इस पे भी फोर्स लगाया, लेट इट बी F एंड लेट इट आल्सो बी F, बट ठीक है, इसने क्या देखा, जो ये चीज है ये सिर्फ यहां तक ही पहुंची 10 kg, जबकि ये चीज है वो काफी ज्यादा आगे तक गई 5 kg। मतलब जो इनकी वेलोसिटीज थी, लेट इट बी V10 एंड लेट इट बी V5, तो V5 was greater than V10, ठीक। whereas the mass of this one 5 kg is less than 10 kg। तो इसने ऐसा ऑब्जर्व किया, when same kind of force is applied for same interval of time on two different bodies, then also the change in momentum is same for the both cases, ठीक है। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स सेम टाइम के लिए दो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई करोगे, तब उनके अंदर जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां से इसको क्लू मिला फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसने हमें ऐसा बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस साइड में आप फोर्स लगाओगे उसी साइड पे चेंज इन मोमेंटम आएगा। आपने फोर्स इधर लगाया तो चेंज इन मोमेंटम इधर ही आएगा, ठीक है। उल्टे डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम नहीं आने वाला। चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी हैव टू डिस्कस इट्स डायरेक्शन टू, ठीक। तो यहां से इसको क्लू मिला था, इसने सिंपल सा किया, दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स लिए, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसने ऑब्जर्व किया कि जब मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो दोनों बॉडीज का मोमेंटम का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसके फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस किया, इसके फाइनल मोमेंटम में से इसके इनिशियल मोमेंटम को माइनस किया, दोनों का आंसर वाज सिमिलर, ठीक है। तो यहां से इसको क्लू मिला दैट भैया फोर्स से डिपेंडेंसी है, फोर्स को जो टाइम लग रहा है उससे डिपेंडेंसी है, इनके इंडिविजुअल मास, इनके इंडिविजुअल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मोमेंटम में कुछ फर्क आने में कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक। जो दोनों का मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ठीक है, लेट इट बी मोमेंटम इन 10 kg, चेंज इन मोमेंटम 10 kg एंड लेट इट बी चेंज इन मोमेंटम इन 5 kg। तो ये दोनों कैसे आए अपने पास में, एकदम बराबर, ठीक। जो चेंज इन मोमेंटम आया दोनों के केस में क्या आया, बिल्कुल सेम आया। तो यहां से हमें क्लू मिलता है कि क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हिच इज स्टेटेड, लिख लेना, 2 बार लिख लेना, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक। और सेकंड थिंग क्या बोलता है,
कि जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स है उसी डायरेक्शन के अंदर चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो ये दो स्टेटमेंट्स मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग निकालना चाहते हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि अभी तक आपने फोर्स 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 सुना मेरे से, लेकिन फोर्स का मैंने अभी तक कोई आपको प्रॉपर फॉर्मूला नहीं दिया है। ठीक है, आप क्लास 9 में पढ़ के आए ऑल्दो, लेकिन मैंने अभी तक आपको जब से 11 शुरू हुई है मैंने फोर्स का कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं दिया है। मैंने आपको बोला है उसका यूनिट जो है वो न्यूटन है, लेकिन मैंने न्यूटन को डिफाइन नहीं किया है। ठीक, तो लेट्स डिफाइन न्यूटन एंड लेट्स डिफाइन फोर्स इन न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक, तो सबसे पहले इसलिए क्या बोला, मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स बिगिन द थिंग बाय सेइंग दैट इफ अंडर एन एक्शन ऑफ एफ फोर्स, ठीक है, वी आर हैविंग अ फोर्स एफ व्हिच इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर डेल टी टाइम। ठीक है, आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, whose mass is m, I am applying a force on it for del t interval of time. The velocity, ठीक है, the initial velocity be v, ठीक है, whereas after application of this force its velocity became v plus del v. So this is your final velocity. ठीक, so this much velocity has been added to it. ठीक, so अगर मैं आपसे बोलूं इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो आप लोग बोलेंगे that was mb। ठीक, तो मैं इसका नाम दे देता हूं आपको pi। ठीक, अगला अगर मैं बोलता हूं कि फाइनल मोमेंटम कितना था, तो दैट विल बी एम वी माइनस डेल वी। ठीक है, लेट इट बी पी फाइनल। ठीक, चलिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर ये आई कैप है तो ये भी आई कैप ही है, तो डायरेक्ट मैं इनको ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं बोलता हूं कि आई वांट टू फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, I need to find out change in momentum, so that is going to be P final minus P initial। ठीक है, डायरेक्शन सेम है, चेंज भी सेम में ही आने वाला है, तो अगर इसमें माइनस करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट m del v। ठीक, आई एम गोइंग टू गेट del m v। ठीक, तो यहां से मुझे पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन change in momentum with respect to time is going to be directly proportional to the force applied। ठीक, लास्ट स्लाइड में पढ़ा है the rate of change of momentum is directly proportional to force applied। ठीक है, वही मैंने किया, force applied is directly proportional to rate of change of momentum। ठीक है, I can write it like, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं that F is equals to K del P by del T। This is very fine to write like this। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, now if I say that I want to take it for instant, ठीक है, an instant, so for time del T tends to 0। ठीक है, अगर इस तरीके से है तो यहां पे आ जाएगा force is equals to K limit del T tends to 0 del P by del T। ठीक, मैं इस तरह से इस चीज को बिल्कुल लिख सकता हूं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू K dP by dt। वेरी फाइन अगेन, तो F इज इक्वल्स टू K dP by dt। ठीक, तो यहां पे मैं आगे लिखता हूं दैट P इज इक्वल्स टू mb। वेरी फाइन, सो नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ P इन दिस position, so that is going to be F is equals to K d mv by dt। as we know that mass of the object is not changing, what changing is its velocity, so I can write this like K m dv by dt। very fine, now dv by dt we know that it represents the acceleration in the body, so F is equals to K m dv by dt, that is equals to acceleration, where K is proportionality constant
and by several experiment we have taken that k is equals to 1. हमने सिंप्लिसिटी के लिए बोलो चाहे एक्सपेरिमेंट से बोलो, हमारे पास वैल्यू क्या आती है, k की 1 आती है, आपको याद रखना है. सो f इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू m a. ठीक, तो ये आपको चीज याद रखनी है. इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. तो आप चाहो इसको वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आपको फिर से लिख सकते हैं. ठीक, f इज इक्वल्स टू m इंटू a. हमेशा इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंक्लूजन है, कभी भी इसको भूलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए नाउ लेट डिस्कस अबाउट द SI यूनिट ऑफ दिस फोर्स. ठीक है, एज आई हैव टोल्ड कि अभी तक हमने सब कुछ बात की, लेकिन हमने अभी तक इसके फोर्स की SI यूनिट के बारे में बात नहीं की है. सो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. सो न्यूटन है क्या? ठीक है, तो दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg of mass and when it get accelerated by 1 meter per second square, then this force is said to be 1 Newton. मतलब 1 Newton is equals to 1 kg meter per second square. इसका मतलब अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1 kg, इसके ऊपर अगर मैंने एक फोर्स लगाया F और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, उस समय पे जो मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है, इस फोर्स का वैल्यू होगा 1 न्यूटन. समझ में आया? तो 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन एन 1 kg बॉडी एंड इट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स. ठीक, सो इस तरह से हम लोग फोर्स की डेफिनेशन देते हैं. तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डन. चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो जैसे हमने बोला सेकंड लॉ इज अ वेक्टर लॉ, मतलब ये स्केलर नहीं है. पहले वाला स्केलर था, फर्स्ट लॉ में कोई ऐसा लेना देना नहीं है वेक्टर का. ठीक है, बट सेकंड लॉ के अंदर बहुत ज्यादा लेना देना है. अब ये क्या है कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ढंग से पढ़ा है अभी, ठीक, अगर ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, मैं मेरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से उसमें प्रोजेक्ट करता हूं. ठीक, वेरी फाइन. तो यहां पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहां पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो इसके पास में ना 2 वेलोसिटीज होती है एवरी टाइम. एक होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, Vx, और ये होती है आपकी Vy. ठीक, Vx जो है दैट इज कांस्टेंट. ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. सो सुनना ध्यान से, जो x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मास चेंज नहीं हो रहा, तो किसी तरह का मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा. सो देयर इज नो फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, फोर्स कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, y डायरेक्शन के अंदर, दैट इज mg. ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है आपका mg. तो डायरेक्शन जो फोर्स है उसका कहां है, नीचे की तरफ है. तो अगर आप इसका इस फोर्स का, या फिर अगर मैं इसको f लिख देता हूं, ठीक है, f. ठीक, तो इस f का जो आपका वैल्यू है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय डिफरेंशिएटिंग p, ठीक है, मोमेंटम इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक, x वाले से आपको कोई लेना देना नहीं होगा. यही मैं बोलूंगा, चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन के अंदर कोई भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं है. तो उस केस के अंदर आप लोग क्या बोलोगे, जैसे मैं आपको एयरप्लेन का एग्जांपल देता हूं. ठीक, एयरप्लेन हमारे पास कुछ इस तरीके से यहां पर पे, ठीक है, कुछ पड़ा है. ठीक है, इफ दिस इज योर एयरप्लेन. ठीक, तो ये जब चलता है तो मैं बोलता हूं इसको सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर इसका एक्सेलरेशन हो रहा है. ठीक, यहां से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ एक्सेलरेशन किस तरह हो रहा है, इस साइड के अंदर हो रहा है. ठीक, तो उस केस के अंदर मोमेंटम कौन सा डिफरेंशिएट करोगे, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम डिफरेंशिएट करोगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन. आपको वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं होगा उस केस में. ठीक, तो आप बोलते हैं दैट दिस पर्टिकुलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ. तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, Fx इज इक्वल्स टू dpx by dt. ठीक, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू max. ठीक, द सेम वे Fy इज इक्वल्स टू dpy by dt, that is equals to may. ठीक है, that is going to be equals to dpz divided by dt.
थ्रू ma z। ठीक, वेरी फाइन। तो ये इस तरीके से क्या है आपके फॉर्मूलाज हैं। x है तो x के साइड में आप डिफरेंशिएट करो p को, y है तो y के साइड में डिफरेंशिएट करो p को, और अगर z है तो z के साइड में डिफरेंशिएट करो p को। जहां पे भी चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, यू हैव टू जस्ट विजिट और जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये भी हो सकता है कि दो अलग अलग डायरेक्शन है तो उन दोनों के अंदर अलग अलग आपका वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, तो आपको उन दोनों में अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अलग अलग से दोनों साइड में फोर्स निकालने पड़ेंगे, और देन यू कैन यूज योर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके अंदर जो वेलोसिटी है vx वो इस तरह से टाइम पे डिपेंड करती है 2t²। ठीक, जबकि जो इसकी y एक्सिस के उधर जो इसकी वेलोसिटी है vy वो किस तरीके से है माइनस, और y माइनस क्यों लिखा, नीचे की तरफ है। ठीक, तो जो नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी है vy की जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो vy जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2t² प्लस 2। ठीक, तो आप यहाँ से इसका मास मान लो कितना है 1 kg है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या निकालोगे fx, तो दैट इज इक्वल्स टू डी एम डी एक्स बाई डी टी। ठीक, यहाँ से आप निकालोगे y एफ वाई दैट इज गोइंग टू बी एम डी वी वाई बाई डी टी। ठीक, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को पर्टिकुलरली अलग अलग से डिफरेंशिएट करोगे, इसको यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे, अब फाइंड आउट करोगे कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एट द एंड फोर्स लग कितना रहा है। ठीक है, सो फोर्स लग कितना रहा है, जब आपको फोर्स कितना लग रहा है पता लग जाएगा। ठीक, तो ये y डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में, तो इसका कुछ रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो √fx² प्लस fy² करके, एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। डन। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पे होंगे। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज दैट एनी इंटरनल फोर्स इन अ सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन F। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे फोर्स की बात कर रहा हूँ दैट F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, इसमें जो ये AF है ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, और जो ये A है दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है, क्योंकि जो ये F इज इक्वल्स टू ma जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए नहीं, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है। ठीक है, ये हमेशा एक पॉइंट्स के लिए बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस तरह से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पे इस तरह से F फोर्स लग रहा है, ठीक है, तब मैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मैं इसको ऐसा बोलूं ये कुछ है, तो इस पे एक फोर्स F लग रहा है, अब फाइंड आउट करो, तब ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तब इसको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा सेंटर ऑफ मास को चूज करते हैं। जब हमें सिस्टम की बात हो गई, जैसे मैंने आपको बोला कि पूरी बस है, ठीक है, इसमें कई बच्चे बैठे हैं, ठीक है, इसमें कई सारे बच्चे बैठे हैं। अब आप मैं इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहा हूं, F एक्सटर्नल लगा रहा हूं F। ठीक है, अब जो मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन की जिससे ये मूव करेगा, उस केस के लिए मैं इस पूरी बस के मास को कंसीडर करूंगा, और उस मास को कंसीडर करूंगा इस पर्टिकुलर सेंटर पे। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, जहां पे मैं मान सकता हूं कि वो उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर जैसे ये आपके पास है एक स्लैब है, ठीक है, 5 kg का ये क्या है, स्लैब है, कोई किसी भी पत्थर है, ठीक है, मान लो कोई आयरन का स्लैब है, तो इसके जस्ट सेंटर के ऊपर मैं क्या मानूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, इसको COM बोलते हैं। आपको आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ाई करनी है। ठीक, तो मैं क्या मानूंगा कि जो पर्टिकुलर फोर्स है ना, वो इधर इधर का ही नहीं लग रहा है, वो इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लग रहा है, और जो एक्सेलरेशन भी हो रहा है वो इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, तो इस केस के अंदर अगर दो अंदर बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, ये अंदर आपस में दो बच्चे एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, ये आपस में इंटरनल एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फोर्स का इस F इज इक्वल्स टू ma के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। This F, what I have mentioned due to the second law of motion, is just dealing with the net external force what is applied on a particle or on the center of mass of a system. अगर पार्टिकल लगा रहे हो तब तो कोई टेंशन नहीं है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम, देन सिस्टम इज कंस्टिट्यूट ऑफ मेनी पार्टिकल्स, बट इफ दोज पार्टिकल्स आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर,
ठीक है, इफ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड force and applying force on each other, then that particular internal force has to do nothing with this force F. ठीक है, ये force is only that particular external force what I am talking about, and that acceleration is of this total mass or of this center of mass. अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ इसका center of mass है, तो दिस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इट इज गोइंग टू डिस्कस. अब ये बच्चा किस स्पीड से गिरा या किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है या किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, दिस एक्सेलरेशन हैज नथिंग टू डू विद दैट. ठीक है, इस एक्सेलरेशन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बस का सेंटर ऑफ मास किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस एक्सेलरेशन में बढ़ रहा है, दैट दिस फॉर्मूला कैन गिव. ओके, चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड. इट सेज दैट acceleration here and now is determined by the force here and now and not by the history of the motion of the particle. इसका मतलब क्या है कि अगर, ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है, लेट्स कंसिडर अ ट्रेन, यहां पे इसका दरवाजा है. ठीक, इस केस के अंदर, ठीक, इस केस के अंदर अगर आप एक ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ थ्रो कर दोगे, ठीक है, अगर बाहर की तरफ आप थ्रो कर दोगे, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर इस बस के ऊपर क्या एक्सेलरेशन लग रहा है उससे इस चीज का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूं कि कोई विंड वगैरह नहीं चल रही है, बिकॉज वहां पे चीजें अलग हो जाएगी. मैं मान रहा हूं वैक्यूम में काम कर रहे हैं, मैं आइडियल कंडीशन लेनी जरूरी है क्योंकि हमें इन चीजों को समझना है. ठीक है, मैं एक आइडियल कंडीशन ले रहा हूं जहां पे कोई भी एयर ब्लो नहीं हो रही है, वैक्यूम है ये. ठीक है, उस केस के अंदर अगर ये एक्सेलरेशन ए से आगे लग रही है, इस पे फोर्स एफ कुछ लग रहा है, एफ ट्रेन. ठीक, तो जब आपने एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया, ठीक, तो उसके ऊपर इस एफ ट्रेन का या इस एक्सेलरेशन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा. व्हाट दिस थिंग हैज टू डू विद दिस, इसका मास नीचे जो लग रहा है mg ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जस्ट दैट. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वो एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है, सिर्फ उसी की हम बात करते हैं. उसके साथ उसके भूत में क्या, भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला है, हम उसकी बात नहीं करते हैं. ये जो काम है सब लोकल है. ठीक है, इसमें वर्ड यूज होता है दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन लोकल. ठीक है, लोकल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर जो फोर्स हम लोग इसकी बात कर रहे हैं उस टाइम पे क्या आपका एक्सेलरेशन है. तो इसलिए मैंने लिखा है एक्सेलरेशन हियर एंड नाउ इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स हियर एंड नाउ, नॉट बाय द हिस्ट्री ऑफ द मोशन. अब पहले भले बॉल इसके साथ में स्ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रही थी, लेकिन इस समय पे जब इस बंदे ने इस बॉल को छोड़ दिया, अब इसका क्या एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ उस टाइम लगने वाले फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. जब आपने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा है तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज टुवर्ड्स द center of the earth, which is your gravitational force which is given by mg. ठीक, तो जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा that will be due to this particular force, this gravitational force. डन, इसकी वजह से सारी चीजें हो रही है और कोई इसके पीछे आपका कोई दूसरा एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा. ठीक, तो यहां पे अपने को ध्यान रखना एक्सेलरेशन हियर एंड नाउ, इस टाइम पे, ठीक है, इस समय और इस जगह पर जो एक्सेलरेशन होगा that is going to be caused due to the force acting on it in this present time. ठीक है, ये हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. इंपल्स. अभी इंपल्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इंपल्सिव फोर्स क्या होता है. ठीक है, एक इंपल्सिव फोर्स होता है, वो क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा अमाउंट में, हाई मैग्नीट्यूड के अंदर एक फोर्स अगर एक चीज के ऊपर लगे फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एट इंपल्सिव फोर्स. जैसे अगर आप खड़े हो और आपके पांव पे कोई जूता रख दिया, हील रख दे, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और जैसे वो रखा वो हटा देगा. ठीक है, दैट इज फॉर श्योर कि अगर उसने गलती से अगर रखा है आपके पांव पे पांव तो एकदम से हटा देगा. बट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है, उस छोटे से टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, ठीक है, dt तो आप समझ गए होंगे ना, छोटा टाइम, तो dt टाइम के लिए जो आपने फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया, जो आपने पेन अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया, दैट इज इंपल्सिव फोर्स. ठीक है, उस इंपल्सिव फोर्स की वजह से आपने अपने ऊपर पेन एक्सपीरियंस किया है. ठीक है, और जो आपने पेन एक्सपीरियंस किया वो पेन क्या है, ठीक है, वो उसका इफेक्ट है. ठीक है, दैट पर्टिकुलर पेन इज इंपल्स. आप इसका इस तरह से समझ सकते हो. अगर टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तो आपके ऊपर इंपल्स भी बढ़ेगा. ठीक है, आपको ज्यादा देर तक पेन होने वाला है. अगर टाइम छोटा है, ठीक है, तो आपको
कम देर तक आपको उस पेन को सहन करना है, और अगर फोर्स बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा पेन सहन करना है, और अगर फोर्स बहुत कम है तो आपको बहुत कम देर के लिए क्या करना है, फोर्स को सहन करना है, ठीक है। तो कम देर पेन होगा। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इंपल्सिव फोर्स क्या होता है। इंपल्सिव फोर्स इज दैट पर्टिकुलर फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ इंस्टेंट, ठीक है, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम लाइक dt, ठीक है, बहुत ही स्मॉल टाइम, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स इज वेरी हाई। इसके एग्जांपल आप मान सकते हैं कि अगर किसी इंसान को बुलेट लगे, ठीक है, एकदम से लग के हट गया, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज इम्पल्स। अगर मैं आपको बात करूं, क्रिकेट खेलते हो तो जब बैट को बॉल स्ट्राइक करता है और हाथों हाथ हट जाता है, तो दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो उस टाइम पे जो फोर्स बॉल बैट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, दैट इज इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। आपके टो के ऊपर अगर किसी ने हील रख दी है पहन करके, ठीक है, तो उस जो फोर्स हील आपके पांव पे अप्लाई कर रही है, दैट इज इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। समझ पा रहे हो इंपल्सिव फोर्स क्या है? तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इंपल्स। तो ये क्या बोलता है, द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स विच एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम, ठीक है, इज नोन एज इंपल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली इंपल्स है क्या, दैट फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स को एक पर्टिकुलर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करोगे, उस केस के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम आएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट पर्टिकुलर चेंज इन मोमेंटम विल बी टर्म्ड एज इंपल्स, ठीक। तो इंपल्स जो होता है इसको J से डिनोट करते हैं, ठीक है, 100%, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद नो डाउट, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, या फिर मैं बोलूं F इंटू स्मॉल टाइम dt, ठीक। अगर मैं इसको और लिखना चाहूं तो dt, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक। तो J का डायरेक्शन किससे डिनोट होगा, फोर्स से, क्योंकि dt तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो F का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। फोर्स का डायरेक्शन किस में होता है, in the direction of change in momentum और acceleration, जो समझ में आए, ठीक। जिस साइड में एक्सेलरेशन होगा उसी साइड में चेंज इन मोमेंटम होगा, जिस साइड में चेंज इन मोमेंटम होगा उसी साइड में फोर्स होगा, जिस साइड में फोर्स होगा उसी साइड में इंपल्स लगेगा, ठीक। तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर फोर्स इस साइड में लग रहा है तो इंपल्स की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है। हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक। तो J जो होता है मतलब impulse, that is a vector quantity which have a magnitude that is force into time, ठीक है, बहुत छोटा टाइम into बहुत बड़ा force, it is equals to बहुत बड़ा impact, ठीक है ना। and it is a vector quantity, so its direction is in the direction of force or in the direction of change in momentum or in the direction of acceleration, ठीक। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर ये एक तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से दे दिया, अगर ऐसा ना हो, ठीक है, जो फोर्स आपको अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो एक नॉन लीनियर फोर्स हो, मतलब कांस्टेंट फोर्स नहीं हो, ये तो तुम फॉर्मूला कब लगा सकते हो कि मैंने आपको बोला 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है फॉर 0.1 सेकंड के लिए, तो आप फाइंड आउट कर लोगे आंसर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं आपको ऐसा दूं, जो फोर्स है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इट इज हैविंग अ वैल्यू दैट 5t² + 2, ठीक है, ऐसा कुछ खतरनाक सा दे दिया कि फोर्स आपका इस तरीके से है। तो अभी आप मेरे को क्या करके दोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो लेट्स डू अ स्मॉल डेरिवेशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो लेट्स थिंक कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is applied by this force F for a very small time dt, ठीक। पहले मैंने del t लिया है क्योंकि वो एक कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ पे मैंने dt लिया है, ठीक, क्योंकि ये फोर्सेज होंगे ना। अगर मैं इनको ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ना, ठीक है, फोर्स और टाइम का, तो ये कुछ इस तरह से होंगे। तो मैं dt क्यों लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा सा एक पोर्शन कंसिडर करता हूँ। तो जो छोटा सा पोर्शन कंसिडर करता हूँ ना, तो यहाँ पे चाहे यहाँ पे, दोनों जगहों में अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ फोर्स कितना है, F है। लेकिन अगर मैं बड़ा टाइम ले लेता हूँ जैसे del t, तो वही 2 टाइम हो जाएंगे, ठीक है। del t मतलब ये डिफरेंस, दिस इज del t, ठीक है, वेयर एज दिस इज dt। डिफरेंस ये है, ठीक है। जब dt लेता हूँ ना तो फोर्स के अंदर कुछ खास चेंज नहीं आता है, जब del t लेता हूँ ना तो फोर्स में बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कुछ F1 है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कुछ F2 है, जबकि dt जब मैंने लिया तो ये बहुत ही थिन स्ट्रिप की बात करता हूँ, ठीक है। इस टाइम पे फोर्स कैसा रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है,
कांस्टेंट, एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं, मैंने वर्ड यूज किया है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो ये है dt और ये है del t। होपफुली आपको इस चीज से हेल्प मिलेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन विच आई एम अप्लाइंग दिस वेरी हाई फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम dt, ठीक। इन दिस केस जो मेरे पास इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो छोटा सा इंपल्स आएगा दैट विल बी गिवन बाय f dt, वेरी फाइन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो लेट अस से कि ये टाइम कहां से कहां तक लग रहा है, t1 से t2 तक इसका टाइम लग रहा है। तो आप लोग करोगे 0 से टोटल इंपल्स dt, सॉरी d इंटू इम्पल्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू f dt, कहां से कहां, t1 से t2 तक, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा j इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 से t2 तक f dt। अब ये साइन लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ, कोई इशू नहीं है फॉर नाउ, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, कि जो मेरा फोर्स था वो कुछ इस तरह से खतरनाक सा था, 5t² + 2, ठीक है। ऐसा ही अगर मैं एक फोर्स लिख देता हूँ, ठीक है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 3t², ठीक, ऐसा कोई आपका फोर्स है। तो अब आप मेरे को निकालो कि कितना इम्पल्स आएगा इन टाइम बिटवीन 1 to 2 सेकेंड्स, ठीक है। 1 सेकेंड से लगाकर 2 सेकेंड के बीच में जो इसके ऊपर लाइट, मान लो कि ऐसा आपका फोर्स है और ये आपका टाइम है, तो ऐसा कुछ इसका बन रहा होगा ग्राफ, लेट, ठीक है। मैंने सिर्फ लेट किया, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा ही बनेगा, क्योंकि जो इस तरह से नहीं बनता है इसका ग्राफ। तो यहाँ पे मान लो t इज इक्वल्स टू कितना है 1 सेकेंड और यहाँ है t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो इसके बीच में कितना इंपल्स आ रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, जस्ट तो इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हो, जस्ट इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। j इज इक्वल्स टू t1 कितना है 1, t2 कितना है 2, f कितना है 3t² dt, ठीक। तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये कर लो, ये हो जाएगा 3t³ डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस 3 1 से लगाकर 2, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3 से गया 3, तो यहाँ पे आप पहले लिखोगे 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 - 1 इक्वल्स टू 7, ठीक। तो दैट इज इक्वल्स टू 7। अभी चेंज इन मोमेंटम है, तो मोमेंटम की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से चीज यहां पर पे आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, मेजरमेंट ऑफ इंपल्स बाय ग्राफिकल मेथड। अब अगर मैं ग्राफिकल मेथड की आपसे बात करता हूं तो वो तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक, ये ऐसा नॉर्मल सा, ठीक। तो यहां पर आपका जो ये जो आपका साइड है, ठीक है, यहां पर आपके क्या होगा, हमेशा टाइम होगा इन सेकेंड्स और सो, यहां पे आपके हमेशा फोर्स होगा, ठीक है, न्यूटन्स, ठीक। अभी यहां पर जो है ये आपके पास में एक ग्राफ है, मतलब कांस्टेंट फोर्स है। एट टाइम इज इक्वल्स टू t1 आपका फोर्स कितना है, मान लो f, एट टाइम इज इक्वल्स टू t2 t3 t3 t4, तब जब तक चल रहा है तब तक आपका क्या है टाइम t1, जो आपका फोर्स है वो f ही है, चाहे टाइम कितना भी हो, मतलब यू आर डीलिंग विद कांस्टेंट फोर्स। तो आप क्या निकाल लोगे, दिस एरिया, तो वो हो जाएगा टाइम इंटू फोर्स, ठीक है। टाइम इंटू फोर्स इसका एरिया होने वाला है ना, इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, टाइम इंटू फोर्स, तो हमारी बात बन गई, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपल्स इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ft ग्राफ, ठीक। जो ये आपका ft ग्राफ है, ठीक, जो आपका फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसके अंदर का एरिया, मतलब हमेशा भी एरिया अंडर द कर्व बोलूंगा ना, उसका मतलब क्या होगा, जो आपका ग्राफ है, ठीक है, जो आपका ग्राफ है वो और x एक्सिस के बीच का एरिया, तो दिस पर्टिकुलर एरिया इज गोइंग टू गिव मी इंपल्स। हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका इंपल्स है दैट विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द vt ग्राफ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें दे रखा है कि वेरिएबल ग्राफ है, मतलब वेरिएबल मतलब कुछ इस तरीके से, लाइक दिस इज t एंड दिस इज फोर्स f, ठीक। अब इसमें कुछ इस तरीके से ग्राफ आया है आपका, तो अगेन करना तो हमें क्या है, एरिया ही निकालना है।
लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाला मेथड जो मैंने अभी आपको पीछे सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इम्पल्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक है, फ्रॉम जो भी आपको टाइम दे, चाहे यहाँ से दे दे t1 से लगा करके t2 तो आप डाल सकते हो अपनी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड द आंसर। तो कुछ भी हो आपको एरिया अंडर द एफ टी कब निकालोगे आपका काम हो जाएगा इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इम्पल्स। ओके, चलिए अगली बात, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। यहां पे क्या है, आपको निकालना है एप्लीकेशन, निकालना है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स का। जो हमने इम्पल्स अभी तक पढ़ा है उससे क्या क्या हमें फायदे, हमने क्यों पढ़ा, ठीक है, उससे हम क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वो क्या बोलता है, अ क्रिकेटर प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल, ठीक। अगर एक बॉल आ रही है, ठीक है, एंड दिस फील्डर वांट्स टू कैच अ बॉल, ठीक है, तो वो क्या ऐसे ऊपर हाथ करके करेगा क्या कैच? नहीं, वो हमेशा कैसे करता है, हाथ को नीचे लेके जाता है, वो अपने हाथ को यहां लेके जाएगा और यहां पे बॉल को कैच करेगा। अब इसने ये क्यों इंटेलिजेंस दिखाई, ऐसा क्यों किया? इसने तो एक्सपीरियंस से किया कि ऊपर हाथ जब रखता हूं तो मेरे को तेज दर्द होता है, जब मैं नीचे हाथ रखता हूं मुझे धीमे दर्द होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने अपने टाइम को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, ठीक है। इसने ऐसा करके टाइम को इंक्रीज कर लिया तो इसके ऊपर इंपल्स क्या लगा, कम लगा। इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस जो इसने किया वो क्या किया, कम किया। जो dp बाई dt था उसमें इसने dt को नीचे इंक्रीज कर लिया, तो जैसे ही dp बाई dt में dt को इंक्रीज कर लिया, डिनोमिनेटर को आपको इंक्रीज कर लिया, तो फोर्स क्या हो गया, कम। सो इन दिस केस लोअर फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन योर आर्म, ठीक है। आपकी जो पाम है उसके ऊपर लोअर फोर्स आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक। अगला क्या बोलता है, अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रिसीव्स मोर इंजरी व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर इंस्टेड ऑफ व्हेन ही फॉल्स इन अ सैंड हीप। अभी जब एक बंदा नीचे एकदम से फर्श पे गिरेगा, ठीक है, जो सीमेंट का बना हुआ है, वो मर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो उसका मोमेंटम में चेंज आया है वो बहुत ही सडन आया है, क्योंकि जैसे वो यहाँ टकरा है ना, उसका मोमेंटम एकदम जीरो हो गया, और जब वो ऊपर से गिर रहा था बिल्डिंग से, ठीक है, उसने अपना बहुत ज्यादा वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया था। जब वो यहाँ से यहाँ आया उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, और जैसे ही वो फर्श से टकराया उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, जीरो। इट मीन्स उसके मोमेंटम में बहुत ही सडन चेंज आया है इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है कि उसको बहुत ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिला है। वेयर एज अगर ये इस हीप से गिरता, अगर इस बिल्डिंग से गिरता और हीप में गिरता, तो हीप के अंदर क्या होता, वो धीमे धीमे नीचे जाता, ठीक है, और फिर जाकर के फर्श से टकराता। तो जब वो धीमे धीमे नीचे जा रहा था तो उस केस में उसका टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक है, उसमें उसको टाइम मिला, ठीक है। तो अगेन F इज इक्वल्स टू dp बाय dt, तो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ फ्रॉम अ फाइनाइट वैल्यू टू जीरो, उसके बीच में जो इसको टाइम इंटरवल था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो अभी जब वो नीचे जाके गिरेगा तो उसको टाइम बढ़ चुका है, तो उसको फोर्स कम एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सेम हैपेंस जब जिम्नास्टिक करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे फोम की शीट्स लगाते हैं, ठीक है, बेड लगाते हैं फोम्स के। वो बेड क्यों लगाते हैं फोम्स के? अगेन क्योंकि जब जिम्नास्ट कूद के उसके ऊपर आने वाला है, अगर डायरेक्ट सीमेंटेड फर्श पे आएगा तो उसका मोमेंटम एकदम से जीरो होगा, तो उसके पाँव में चोट आ जाएगी। लेकिन उसी की जगह अगर मैं यहाँ पे लगा दूं फोम बेड, तो जब वो नीचे गिरेगा तो उसको थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, तो उसके से उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा, जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो काफी कम होगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। अगला देखो, बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बोगीज ऑफ द ट्रेन। अगर हमने देखा होगा जो ट्रेन की बोगी होती है, ठीक है, इनके बीच में से बफर लगे हुए होते हैं, ठीक। उनका बफर का काम क्या होता है, अगेन जब ट्रेन चलेगी, जब जर्क्स आएंगे, ठीक, तो इनका काम क्या होता है, इन जर्क्स के आने के बीच के टाइम को इंक्रीज कर दो। टाइम इंक्रीज कर दिया तो आपको कम फील होगी, जो जर्क होंगे वो धीमे फील होंगे। अच्छा, एक आपके लिए काम है, आपने सुना तो होगा कि शॉकर लगते हैं, ठीक है, जो हमारे गाड़ी होती है उसमें शॉकर लगे होते हैं, तो आपको पता करना है कि उस शॉकर का काम क्या होता है, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है। चलिए अगला बोलता है चाइनावेयर। चाइनावेयर मतलब कि जो आपके चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, ठीक है, या फिर क्रॉकरी आती है जो अभी ग्लास की या फिर क्ले की, ठीक, उनको पैक किया जाता है हमेशा घास के भूसे में, स्ट्रॉज में, या फिर पेपर के अंदर आप रख करके फिर एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर करते हो। अगेन ये आप क्यों करते हो? क्योंकि अगर सारे कांच के बर्तन साथ में होंगे तो जो जर्क आएगा तो दे आर गोइंग टू हिट ईच अदर, ठीक है, दे आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन each other, so due to that force they can break. But when you introduce straws between, ठीक है, when you introduce paper between, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी they are going to interact, but the time between those interaction will
इंक्रीज, जब फोर्स लगेगा तो सही, लेकिन उसके बीच में टाइम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू दैट थिंग जो इम्पैक्ट उनके ऊपर आना है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। F इज इक्वल टू अगेन dp बाय dt, तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, बट जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो काफी देर से आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा एंड हार्म हमारे जो प्लेट्स है या जो क्रॉकरी है उनको हार्म नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक, ये सबसे फेवरेट लॉ है बच्चों का, ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये हमें बोलता है कि जो प्रकृति है उसके अंदर एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन इट्स पेयर, ठीक है, कोई भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इफ यू आर गोइंग टू डू एन एक्शन यू आर गोइंग टू गेट एन रिएक्शन, तो दिस फोर्स इज दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लिख लेना सभी, दैट every action have equal and opposite reaction. Now let's consider we are having two objects, namely A and B. The mass of this object be ma and the velocity of this be va, and इसके लिए हुआ आपका mb and vb, ठीक है। इसका जो मोमेंटम था, ठीक है, let that be pa and इसका मोमेंटम pb, ठीक है, जो चेंज आया, तो जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे आपस में, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज ऑफ इट एफ ए बी। अब मैंने लिखा कैसे है, एक बार ध्यान देना बहुत जरूरी है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए ड्यू टू बी, जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको आगे लिखना है, ठीक है, और जिसकी वजह से एक्सपीरियंस करना है उसको पीछे लिखना है, ठीक है। हमेशा लिख लो, याद रखना, आगे जो लिखा है वो एक्सपीरियंस करेगा, पीछे जो लिखा है उसकी वजह से वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो दिस इज द विक्टिम एंड दिस इज योर कल्प्रिट, ठीक है ना, जो सहन कर रहा है और जिसकी वजह से सहन कर रहा है। सो इन द सेम वे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी ड्यू टू ए, तो बी को इस साइड में धक्का लगेगा, ठीक। सो ये बोलता है कि द फोर्स जो ये दो लग रहे हैं, इसको लग रहा है इसकी वजह से और इसको लग रहा है इसकी वजह से, दीज बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बी ए। अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मल वेक्टर की, तो वी ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, ठीक। So these both forces are equal in magnitude but opposite in direction. So हमेशा कभी भी फोर्स जो होता है वो हमेशा पैर के अंदर एग्जिस्ट करता है। सिंपल सा अपने दोस्त को थप्पड़ मार के देखना, यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट अ थप्पड़ इन रिटर्न ऑफ दैट, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब अपने दोस्त को आप मारते हो, हिट करते हो, तो एट दैट टाइम जब आपने उसको मारा तो उसने भी आपको इनडायरेक्टली मारा, बिकॉज दोनों चीज हुई है, ठीक है। अब उसको ज्यादा पेन क्यों फील होता है, आपको कम फील क्यों आता है, वो अपने दिमाग का है, ठीक है ना, क्यों उसके आपने उसे थप्पड़ मारा तो उसका चीक सेल था वो ज्यादा सेंसिटिव है, अपना पाम सेल इतना सेंसिटिव नहीं है, ठीक। तो इस वजह से क्या होती है, चीजें होती है, अपन मारते किस पोजीशन पे, किस पॉइंट पे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। फोर्स तो उतना को उतना आपने भी एक्सपीरियंस किया जितना उसने एक्सपीरियंस किया, ठीक है ना। सो एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, याद रखिएगा, ठीक। तो ये है आपका नॉर्मल सा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको हमेशा मेरे ख्याल से याद रहने वाला है। चलिए नाउ लेट डिस्कस फ्यू मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि अब आपका फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे मैकेनिकल फोर्स है, चाहे मैग्नेटिक फोर्स है, हार्डली मैटर्स, ठीक है। इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है ना। तो वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि फोर्स कौन से नेचर का। इन द सेम वे सेकंड बोलता है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है ना। जो एक्शन और रिएक्शन है वो हमेशा दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। लाइक अगर यहाँ पे पानी है, ठीक है, और इसके अंदर एक स्विमर है, ठीक, तो वो अपने हाथ को इस तरीके से स्विंग देता है पीछे की तरफ, ठीक है। वो अपने हाथ को क्या देगा, पीछे की तरफ स्विंग देगा हमेशा, ठीक है। या फिर अगर मैं बोट की बात करूं, अगर एक बोट है तो जो उसके अंदर जो आपका चप्पू है, ठीक है, वो किधर चलेगा, हमेशा पीछे की तरफ। वो हमेशा क्या करेगा, आगे से उठाएगा और पीछे की तरफ मारेगा। तो इस केस के अंदर जो आपका एक्शन है वो किस साइड में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज योर एक्शन। आपने जो अपना चप्पू है उसको उठा करके पीछे की तरफ मारा, तो दिस इज योर एक्शन, ठीक। तो जो पानी है,
ठीक है, इस केस में जो पानी है वो किधर फोर्स मारेगा, आगे की साइड में, तो दिस इज इट्स रिएक्शन। तो यू आर मूविंग बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, यू आर नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, यू आर मूविंग विद बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। क्योंकि आपने पीछे पानी को धक्का मारा, पानी ने आपको आगे धक्का मारा, ठीक है। तो यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन पानी एंड पानी न अप्लाइंग फोर्स ऑन यू। तो एक्शन हुआ है पानी के ऊपर, ठीक है, एक्शन किस पे हुआ है, पानी के ऊपर, और पानी ने रिएक्शन किस पे दिया है, आपके ऊपर या फिर बोट के ऊपर, ठीक। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा दो अलग अलग चीजों के ऊपर लगता है, ठीक है। जब आप चलते भी हो, ठीक, जब आप चलते हो ना तो हमेशा ऐसा चलते हो, आप सीधा नहीं चलते हो, हमेशा कभी भी करोगे आप टेढ़ी, आप क्या मारोगे, किक मारोगे जमीन पे और आप आगे बढ़ जाओगे। तो जब आपने इसको पीछे किक मारा ना, ठीक है, इस केस में रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगा। एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जबकि एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ठीक। क्यों ऐसा आया वो आप देख लो, क्योंकि मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, जब मैं इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो वो मैंने ये इधर और इधर बनाया, ठीक है। सो जो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस तरह से, तो दिस इज योर एक्शन। अब फोर्स जो फ्लोर है वो आपको देगा आगे की तरफ रिएक्शन। तो अगेन यू आर मूविंग बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। तो आप जब पैदल चल रहे हो तो वो भी किसकी वजह से चल रहे हो, रिएक्शन की वजह से चल रहे हो, अपने एक्शन की वजह से नहीं चल रहे हो, ठीक है। आपने एक्शन किया, उसके अपोजिशन में आपको रिएक्शन मिला और आप आगे बढ़े, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर ये आपके पास कोई जमीन है, यहाँ पे आप एक गुब्बारा सा फूला हुआ नीचे रख दो, ठीक है ना, ओपन करके, तो अब यहाँ से जो एयर है वो बाहर निकलेगी, ठीक है ना। तो एयर किधर फोर्स लगाएगी, आपके फ्लोर पे, फ्लोर के ऊपर जो इसने फोर्स लगाया, दिस इज एक्शन। बट ये ऊपर गया, दिस इज ड्यू टू रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो अर्थ है या जो फ्लैट सरफेस है, इसने ऊपर की तरफ क्या देगी, इसको रिएक्शन। तो अगेन दो चीजें हो रही है, जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो आपका एक्शन हो रहा है, दैट इज ऑन द फ्लोर, जो रिएक्शन हो रहा है वो लगा रहा है फ्लोर ऑन द बलून, ठीक है। अगर जो एक्शन और रिएक्शन एक ही चीज पे हो जाए तो वो चीज मूव ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो जो एक्शन और रिएक्शन अगर एक ही चीज पे लग जाएगा तो वो कभी मूव नहीं करेगी, बिकॉज वो जो फोर्स जो है वो इक्वल और अपोजिट है, ठीक है ना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इधर 5 न्यूटन लगाया, इधर से 5 न्यूटन लगाया, मूव करेगा क्या, नहीं, ठीक है ना। तो अगर किसी चीज को मूव करवाना है, मोशन करवाना है, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो एक्शन और रिएक्शन है वो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगता है। जैसे बलून के अंदर जो एयर है, जो बलून है वो फोर्स लगा रहा है आपके अर्थ पे और अर्थ इसको दे रही है रिएक्शन। इन द सेम वे अगर आपका, जैसा मैं तो बोलता हूँ सबसे अच्छा ये है, बोट को जब रो करते हैं ना हम लोग, तो चप्पू है वो फोर्स लगाता है पानी पे, पानी लगाता है फोर्स अप पे, ठीक है ना। तो हमेशा जो ये आपका एक्शन और रिएक्शन है दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। फोर्स किसी भी नेचर पे डिपेंड नहीं करता ये लॉ। अगला है नो एक्शन कैन अकर इन एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। अब यार एक्शन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, या रिएक्शन नहीं है तो एक्शन नहीं होगा, हमेशा पेयर ये चीज काम करेगा, ठीक है। आगे सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। थर्ड लॉ, इसका ये क्या बोला अपन ने अभी इतना माथा लगाया फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में ये बोलता है जो रियल लॉ है वो तो सेकंड लॉ है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड तो आपने ऐसे ही पढ़े हैं, क्यों, बिकॉज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस सेकंड लॉ, ओके। तो ये किस तरह से बोलता है, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ। तो अगर फर्स्ट लॉ की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे को क्या पता है, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, मान लिया। नाउ इफ आई से दैट F इज इक्वल्स टू 0, then 100% acceleration बराबर also 0. Now if force is not applied, then acceleration is not going to happen. If acceleration is not going to happen, then this object is not going to change its velocity. It means if it is at rest, then it is going to be at rest, and if it is moving with some constant velocity, then its velocity is not going to get disturbed, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स मोशन विद दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी। सो सिंपल अपना फर्स्ट लॉ इससे क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड विद नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 0. It means if that object is at rest, then it is going to be at rest only, and if it is doing motion with a constant velocity or constant acceleration with constant speed, then it is going to do that only, because acceleration is equals to 0, so no, there will be no change in velocity or velocity. Then चलिए अब मैं बात करता हूं आपके सेकंड लॉ की।
नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ, तो ये हमें क्या सिखाता था? सेकेंड लॉ में ऐसा बोलता था दैट अगर सॉरी थर्ड लॉ, every action have equal and opposite reaction. So let's consider an isolated system in which we are having two objects, let it be A and let it be B. They interact with each other. It experiences a force FBA, whereas this experiences a force FAB, as I have explained you earlier. ठीक, अभी समझो, जब हमने ये दो फोर्स लगा दिए तो नेट फोर्स कितना हो गया आपका? FAB प्लस FBA। ठीक, ये एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, ठीक है। एफ बी एफ ए को करूँ तो ये क्या बन जाएगा? एफ ए बी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, देखो जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना फोर्स, उसका चेंज इन मोमेंटम हम एक्सपीरियंस देखेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक, प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, अगेन बी पीछे लिखा है ना तो डी, ठीक, दैट इज इक्वल्स टू ये सब चेंज है, ठीक, तो दैट इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। नाउ if I say that there is no external force, so there will be no change in momentum, ठीक है ना। F इज इक्वल्स टू क्या होता है? dp बाई dt होता है ना, ठीक। तो मैंने बोला कि जो आपका पूरा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि इसका अंदर किसी भी तरह का चेंज इन मोमेंटम नहीं आ रहा, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम नहीं आ रहा तो ये जो पूरा टर्म है ये शून्य में जाकर के मिल जाता है। सो मैं लिख सकता हूं दैट एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल्स टू 0। सो एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। तो यहां से आपका प्रूव हो जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी। तो इसीलिए मैंने बोला था दैट दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द बॉस, ठीक है ना, इट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।